जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम अपनी क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। ईवीएस का अगला चैप्टर है, चलिए पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 है। इससे संबंधित कुछ तथ्य समझने पढ़ने की कोशिश करते हैं। बीज 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 जैसे कि एक ग्राफ समझा गया है कि सबूत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूं, लेकिन मुझे अंकुरित नहीं किया जा सकता। सोचो क्यों? यदि कोई दाल को अगर सबूत में दल दिया गया, उसके खंड अलग हो गए, तो अंकुरित होना उसका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो जरूरी तत्व होते हैं वो अलग विखंडित हो जाते हैं, इसलिए वो अंकुरित नहीं हो सकते। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आ गया शिकारी पौधा। ये है शिकारी पौधा, जो बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से, चाहे यूपी टेट हो और चाहे सी टेट हो, दोनों में पूछा जाता है लगभग। शिकारी पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस सबसे मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। चलिए, ये तो इसका ये उपलब्धता हो गई कि कौन कहां पर, मतलब ये पौधा कहां पर पाया जाता है। अब इसके बारे में बताया गया है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। ये देखिए भाई, लंबा घड़ा सा है, घड़े जैसा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े इसकी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं भाई। अच्छा, खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते कीड़े जैसे अंदर जाते हैं, ये एक ढक्कनुमा पत्ती होती है, ये बंद हो जाती है, और फिर जो कीट पतंग चूहे जाते हैं वो उसी में फंस कर रह जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे ये अपने पौधे के लिए नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। याद रखना, निफेंथिस, ये जो भी शिकारी पौधे हैं, ये शिकार किस लिए करते हैं? नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। नाइट्रोजन, बहुत ही नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए। नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। भाई साहब, बहुत चतुर पौधा है। नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेता है, शिकार कर लेता है, और अपने स्थान पे स्थिर भी रहता है। चलिए, इसी कड़ी में आगे समझते हैं। ये सन 1948 की घटना है। एक दिन एक वैज्ञानिक थे, जाल मेस्टल, वो अपने कुत्ते के साथ बाग में या कहीं टहल रहे थे। टहल के जब निकले तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों में कुछ बीज चिपके हुए थे। ये देखिए, बीज चिपके हुए थे। उन्होंने कि उन दोनों बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए छोटे बीजों में छोटे छोटे हुक थे। जैसे कोई बीज होता है, मान लीजिए, अब ये मान लीजिए बीज होता है, तो इसमें छोटा सा ऐसे हुक निकलता है। ये कपड़ों में उनके फंस गए थे भाई। इन्होंने इस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया। उसके बाद इसकी मदद से वे बीज कपड़ों के रेशों में अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया कि ये जो छोटा सा होकर ये कपड़ों में फंसा, इससे हम कुछ आविष्कार कर सकते हैं, कुछ नई खोज। चलिए आगे क्या हुआ? फिर आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो क्या होता है? साधारणतः आपने जूते और चप्पलों में देखा होगा, दो पट्टिकाएं होती है जो चिपकाई जाती हैं। एक में तो ऐसे बालनुमा होते हैं, और एक में कुछ ऐसे टेढ़े से होते हैं, जो आपस में चिपका दिए जाते हैं और फिर मजबूती से बन जाते हैं। मुख्यतः ये सैंडल जो आजकल पहनने में उपयोग किए जाते हैं, उनमें ये प्रमुख रूप से पाया जाता है।
अच्छा, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। जब इनको अलग करोगे आप, सामान्यतः चिपकाओगे कोई आवाज नहीं, जब अलग करोगे तो चरचर की आवाज। सामान्य रूप से आप ये समझ सकते हैं जैसे कोई बेर की झाड़ ले आओ आप, उसमें कांटे जो होते हैं वो हुक्नुमा होते हैं और उसमें कोई रुपस्टा या सूती कपड़ा लिपटा दो फिर खींचो तो फटने की आवाज आएगी, वैसे ही चरचर की आवाज आती है। तुमने बस्ते, इनका प्रयोग कहाँ होता है? बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। भाई साहब ये समझ लीजिए आप कि ये तो मिस्टर जी टहलने गए थे कुत्ते के साथ, कुछ बीज उनके कपड़ों में चिपक गए और सोचा, प्रकृति ने कुछ उनको इंगित किया कि ये बीज हैं, अगर इनके हुक फंस सकते हैं तो हम कुछ इससे आविष्कार कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, और उसी के आधार पर ये मिस्टर का आविष्कार हुआ और ये इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अगला फैक्ट देखते हैं, कौन कहां से आया सब्जियों के बारे में। चलिए, ये चैप्टर नंबर 6 है, बूंद बूंद दरिया दरिया। ये राजस्थान की एक घटना है जिसको एनसीईआरटी में जगह दी गई है। ये घटना 650 साल पुराना घड़सीसर यह है। ये जो घड़सीसर है 650 साल पुराना है, ये दर्शाया गया है। सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। जो वहाँ के राजा थे उनका नाम घड़सी था, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर इसको बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट और सजे हुए बरामदे थे हाल में। तो यहाँ से हमारा प्रश्न क्या बन सकता है कि घड़सीसर जो तालाब है, जो घड़सी है, वो कितना पुराना है? तो आपको होना चाहिए 650 साल। 650 साल, ये सवाल बन सकता है। ये कहाँ है? तो जैसलमेर में है। और अगर पूछ लेता है स्टेट, प्रदेश, तो राजस्थान में है। ठीक है, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, फिर बाद में इसको लोग यूज करते थे, यही दर्शाया गया है। जब यह भर जाता तो तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब थे। अगर पूरे जाए घड़सीसर में कितने तालाब थे? तो 9 तालाब थे भाई, 9 तालाब थे। ये इसलिए बनाया गया था कि जो प्रकृति से हमें बारिश के माध्यम से जल मुहैया मतलब प्रदान करती है प्रकृति, उसे वेस्ट ना किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए और उसको भविष्य में उपयोग किया जाए। चलिए अल-बिरूनी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अल-बिरूनी की नजर से, ठीक है, 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। ठीक है, अल-बिरूनी जी के बारे में बताया गया है, लगभग 1000 साल पहले आए थे, ये कहा गया है। ठीक है, इनका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। यदि आपसे सवाल आता है कि अल-बिरूनी कहाँ का निवासी था, तो आपको उत्तर चाहिए उज्बेकिस्तान। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों को देखा, उनका अध्ययन किया, उनके बारे में लिखा। इसे प्रथम इतिहासकार भी कह सकते हैं। देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो अपने देश से अलग थी। चले देखें कि अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। चलिए, संभवतः यह बात घड़सीसर के बारे में कही गई है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अल-बिरूनी ने यहाँ पे भारत के निवासियों की प्रशंसा की है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं, मतलब कुशल कारीगर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे, मतलब अचरज की बात है। अगर उज्बेकिस्तान के लोग उस समय भारत की पद्धति को देखते, टेक्नोलॉजी को देखते, तो हैरान ही रह जाते। बहुत बड़े बड़े पत्थर को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बने, बैठने का स्थान बनाया गया था लोगों के। ठीक है, इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां थी, लंबी कतारें होती थी और लोगों को उतरने चढ़ने के अलग अलग रास्ते थे। जैसे आजकल ट्रैफिक में होता है, एक तरफ से जाना होता है और दूसरी तरफ से आना होता है, रास्ते होते थे। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी, मतलब पूरी व्यवस्था की गई थी। और ये जो डाक टिकट है, यह डाक टिकट 1973 में छपी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। अल-बिरूनी, किसके? अल-बिरूनी के।
सोचिए कितनी ही विकसित लोगों की सोच और टेक्नोलॉजी थी उस समय भारत की। ये प्राचीन एक कुंड है जिसे हम तालाब भी कह सकते हैं, एक दर्शाया गया है एनसीईआरटी में। इसे आज हम बावड़ी कहते हैं, बावड़ी। सोचिए, सोचो ऐसे में यहाँ के ज्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी? क्योंकि पानी की कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त पानी को, प्रकृति द्वारा हमें उपहार किया गया पानी को लोग संचित करते थे। देखिए, लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जोहड़ बनवाए, एक सांझे, मतलब ये सबकी जरूरत थी, इसलिए सभी इंतजाम किए। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती थी। इस तरह जमीन के आसपास को बावड़ियों में पानी पहुंच जाता था। यदि जो पानी व्यर्थ जाता है इसको संचित कर लिया जाए तो हमारा जल स्रोत है वो ऊपर हो जाएगा, वहां पे जल की किल्लत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। इसी बात को यहां दर्शाया गया है। ये देखिए, पुराने कुछ पानी के रिवाज हैं, चलिए पढ़ते हैं। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, कहीं कहीं, जैसे राजस्थान में बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। ये फोटो देखो, ये उत्तराखंड की फोटो है, उत्तराखंड की फोटो, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था वहां की फोटो है। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न, खुशियां, जश्न, त्योहार पानी से जुड़े हुए हैं। इनमें से बिहार का एक त्योहार हमारा आता है जिसे हम छठी कहते हैं, वो भी पानी से ही जुड़ा हुआ है। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल बन जाता है। लोग देखने आते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब के पास जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर पर ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। यह पानी के महत्व को समझाया गया है कि पानी को हम किस तरह संचित कर सकते हैं, उसकी हम आदर सम्मान दे सकते हैं। क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इस चीज को थीम में समझाया गया है। ये देखिए, कुछ प्राचीन चित्र इसी कड़ी में दर्शाए गए हैं। सोचिए, अब एक, जैसे हम बावड़ी की बात कर रहे थे, बावड़ी के बारे में दिया गया है 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में, जब सन 1986 की बात है, जब जोधपुर और आसपास के इलाकों में भयंकर सूखा पड़ा, लोगों को पानी की कमी पड़ गई। ये देखिए, सूखा पड़ा, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। भूली बिसरी जो बावड़ी तालाब से, गंदगी से, लोगों के कूड़े कचरे से पट गए थे, उनको फिर याद किया गया। भूली बिसरी जो भूतकाल में बीत जाती है तो उनको भूली बिसरी कह सकते हैं। लोग भूल गए थे उनको। भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर बावड़ी में से 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकाला। कितना ट्रक? 200 ट्रक। अगर सवाल आता है कितने ट्रक, तो 200 ट्रक से ज्यादा, लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। सोचिए, बावड़ी को सफा किया गया, उसमें पानी एकत्रित हुआ, उसने फिर से पूरे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो समय के साथ अपने अतीत को भूल जाता है, अपने संसाधनों को भूल जाता है। जब वो किसी संकट में फंसता तो उसे पुराने संसाधनों, पुराने अतीत की याद आती है, पूर्वजों की याद आती है, उनकी परंपराओं की याद आती है। तो हमें स्वच्छता, तालाब, बावड़ी या जोहर, धारा, इनको स्वच्छ रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। हमारे यहाँ पानी कैसे, आज की डेट में कई जगह ऐसे हैं जहाँ टैंकरों से पानी आता है, जैसे दिल्ली, एनसीआर, जैसे मुंबई जिस शहरों में टैंकरों से पानी, वहाँ पे झगड़े होते हैं, लाइनें लगती है, वो दर्शाया गया है। गाँव में कुओं से पानी भरते हैं, वो दर्शाया गया है।
कहीं कहीं पानी की टंकियां बनी है, ये दर्शाया गया है। गांव में नल से पानी आता है, गांव में नहरों में पानी पर्याप्त होता है। ट्यूबवेल दर्शाया गया है। जल बोर्ड, हमारे यहाँ दिन भर नल में पानी आता है। ये पानी की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है कि हमें पानी किस किस रूप में या किस किस माध्यम से प्राप्त होता है, किन किन साधनों से। जैसे टैंकर से आता है, कुओं से, टंकी से, समरसेबल से या टोटी से या नल से, ये सब दर्शाया गया है। चलिए, ये एक डाक टिकट सॉरी दिल्ली जल बोर्ड का स्लिप दर्शाई गई है। ये एक दादी हैं, दड़की माई, इनके बारे में जानते हैं। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले की एक गांव में रहती हैं। एक गांव है राजस्थान के अलवर जिले में, वहां रहती है दड़की माई है। इस गांव की औरतों का पूरा समय कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। जहां पे दड़की माई रहती है, वहां की जो औरतें हैं, उनका पूरा समय अपने काम में, जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी, क्योंकि तब इतने संसाधन नहीं थे। जबकि ये बात है, पूरी रात निकल जाती थी, क्योंकि जानवरों को भी पानी चाहिए, इंसानों को भी चाहिए। तो खींचते खींचते रात पूरी खत्म हो जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। अभी भी है, कई शहर ऐसे हैं, जब गर्मी होती है, जल स्तर गिरता है, कुएं सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, पोखर सूख जाते हैं, तो लोगों को पलायन करना पड़ता है। दड़की माई ने पहल की और लोगों को संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों को पानी, चारे की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं, मतलब दूध का खोया, हमारे उत्तर प्रदेश में खोया कहते हैं, मावा बनाकर बेचते हैं। और ये कथा कहाँ, 4 गांव की कथा से ये पैराग्राफ लिया गया है, 4 गांव की कथा किताब से। अगर आ जाए, ये जो दड़की माई है राजस्थान के अलवर जिले में रहती हैं, इन्होंने लोगों को प्रेरित किया जल संचय के लिए, आदि कार्यों के लिए। ये कथा कहाँ से ली गई है? तो ये 4 गांव की कथा नामक किताब है, वहां से ली गई है। आगे हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसको देखते हैं भाई। देखो चाचा, इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या है खूबी। एक सवाल किया गया है, लोहे का भारी जहाज सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती रही रवानी में। ये शशिर शोभन अष्टाना, चकमक 1985, यहाँ इसका जो स्रोत है ये है। तो इसने एक प्रकार से जो सवाल किया है ये विज्ञान संबंधित है, क्योंकि जहाज पे अगर बात जब आ गई है तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी लोहे की बनी सुई समुद्र में डूब जाती है, लेकिन इतना भारी भरकम पानी का जहाज उस पर तैरता रहता है, ऐसा क्यों? तो वहां पर जहाज पर जो उत्प्लवन बल काम करता है, उत्प्लवन बल काम करता है, इसलिए जहाज तैरता रहता है। अभी साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए, बाकी आगे विज्ञान के क्लास में समझाया जाएगा। जहाज के उत्प्लवन बल काम करता है, इसलिए जहाज तैरता रहता, डूबता नहीं है। जब जहाज पानी में चलता है तो जितना उसका बल नीचे की ओर लगता है, उससे ज्यादा उत्प्लवन बल नीचे से जहाज को ऊपर ढकेलता है, इसलिए वो पानी पे तैरता रहता है। ये उत्प्लवन बल के कारण जहाज पानी पर तैरता रहता है। अमृत सागर की बात की गई है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया, लेकिन सचित्र वर्णन देख लीजिए। सचित्र वर्णन, अमृत सागर क्या है? वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक पाया जाता है, लेकिन ये अमृत सागर है, यहाँ सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है। लगभग यहाँ 300 ग्राम दिया गया है, कहीं कहीं 340 ग्राम दिया गया है, 340 ग्राम प्रत्येक 1000 ml पर। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे?
भाई पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से संभव नहीं है, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात यह है, अमृत सागर है, यदि हम इस पे लेट जाए तो डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे, क्योंकि इसमें इतना सघन नमक पाया जाता है। याद है, यदि आप एक गिलास में या कटोरे में या बाल्टी में ज्यादा मात्रा पानी के अनुपात में ज्यादा मात्रा में नमक का घोल बना दे, नमक और पानी का घोल, उसमें नींबू डाल दे, वो तैरता रहेगा। और इसी प्रयोग को इस लाडली के माध्यम से दर्शाया गया है। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदे तेल की टपकाई। एक प्रयोग किया गया है, ये देख लीजिए। आयशा एक लड़की है जिसने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ तेल की 2 बूंदे टपकाई। ये देखिए, ये मान लीजिए टिफिन ढक्कन ऊपर से 2 बूंद टपकाई, एक साथ टपकाई। उसी के पास पानी की बूंद और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई, जैसे पानी हमारा आगे निकल गया होगा और तेल संभवतः रुक गया होगा। अब बात नमक की हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बापूजी को याद ना किया जाए, दांडी यात्रा को ना याद किया जाए। ये थी दांडी यात्रा। अगर सवाल आता है दांडी यात्रा कि घटना काल का समय क्या है, तो सन 1930 होना चाहिए आपका। यह 1930 की घटना है, भारत की आजादी से पहले। सन 1930 की है, सन 1930 दांडी यात्रा। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने नमक पर बहुत ही भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक प्रकार से प्रदर्शन किया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते। यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। भारत के लोग नमक नहीं बना सकते हैं, इस विरोध में यह यात्रा हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। एक तो बात है कि नमक कौन बनाएगा, अंग्रेज बनाएंगे या अंग्रेज की कंपनियां बनाएंगी, वहां संस्थाएं बनाएंगी, और ऊपर से भारी भरकम टैक्स भारतीयों पे लाद दिया। चलिए, इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। मतलब घर के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते हो, इतनी भारी भरकम पाबंदियां लगा दी गई थी। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? सोचिए, यदि रोजमर्रा के स्वाद से, भोजन से नमक को हटा दिया जाए तो भोजन का स्वाद कैसा रहेगा? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। लोग क्यों नाराज थे? क्योंकि पहली बात तो नमक बना नहीं सकते थे, दूसरी बात भारी भरकम टैक्स था, इसलिए महंगा नमक हमें खरीदना पड़ता था। गांधी जी का कहना था, जो चीज, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी। गांधी जी ने क्या कहा? जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? ध्यान देना, जो चीज हमें प्रकृति ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी, रोक कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की। कहां से? अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? अब अगर सवाल आ जाए नमक कैसे बनाया, समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। ऐसे लंबी लंबी क्यारियां बनाई जाती हैं और इनमें पानी को भर दिया जाता है। धूप लगती है, पानी उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और नमक बचता है। नमक चलिए, भर दिया जाता है। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक ढेर वहीं रह जाते हैं। मतलब वाष्पीकरण हो जाता है, पानी तो उड़ गया और नमक
समतल धरातल पे रह गया। वहाँ से उसको निकाल कर उसका शुद्धिकरण करके इसको साफ करके आगे स्टोरों पर बढ़ाया जाता है, पैकिंग करके आगे बेच दिया जाता है। तो गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की, दांडी यात्रा, जो 1930 में हुई। ये किस लिए हुई? अंग्रेजों ने भारतीयों के नमक बनाने पर रोक लगा रखी थी और ऊपर से बहुत मोटा टैक्स लगा रखा था। इसके विरोध में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।